का आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं, ये डेवलपर्स ने खुद समझा कि भाई ये सबसे बेस्ट आर्टिकल है ऑन इंटरनेट। अब इसको जरा ओपन कर, आपने कंट्रोल प्रेस करना है और इस पर क्लिक करना है ताकि ये न्यू टैब में ओपन हो। चेक दैट, उन्होंने इस पे विकिपीडिया का पेज अटैच किया हो कि भाई इंटरनेट पढ़ना है तो ये विकिपीडिया से आके पढ़ो, ये सबसे बेस्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया। बात समझ आई? आगे मूव होते हैं। ये तो एक आर्टिकल, अब आपने ये पढ़ लिया। ये पढ़ने के बाद जब आप लॉगिन किया होगा ना आपने इसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर क्रॉस लगा सकेंगे ऐसे कर। क्रॉस से फायदा होगा कि आप अगर कल को इस वेबसाइट पे अगेन आते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने ये चीजें पढ़ ली हैं, यानी कि क्रॉस होती जाएंगी। फिर साइड पे आ जाए, हाउ डज द इंटरनेट वर्क, इंटरनेट काम कैसे करता है, मैंने पढ़ाया है ना आपको स्लाइड से, लेकिन फिर भी आपने रिवाइज करना है, फर्दर करना है। आप यहाँ पे आए, ये उन्होंने इंग्लिश में बताया कैसे वर्क करता है। फिर उन्होंने नीचे एक आर्टिकल दिया है, एक आर्टिकल और एक वीडियो दी है। अब आई हाईली रिकमेंड कि आप वीडियो सुने। जब इस तरह तीनों दोनों चीजें मौजूद हों तो आप आर्टिकल को छोड़ के वीडियो सुने। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है आप आर्टिकल भी पढ़ें और वीडियो भी सुने, दोनों काम करें। तो मैं इसमें से वीडियो ओपन करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि इन्होंने इंटरनेट की वीडियो कहाँ से ली। और अगर हम वैसे यूट्यूब पे इंटरनेट सर्च करते हैं तो पता नहीं किस किस की वीडियो आ जाती है, कोड विद हैरी और ये वो सब की आ जाती है। बट यहाँ पे अगर मैं इंटरनेट की डेफिनेशन वाली वीडियो ओपन करता हूँ, यू में से इस बंदे की वीडियो आई, इसके कितने सब्सक्राइबर हैं? 17,000। तो ये तो कभी अब जब आप इंटरनेट सर्च करेंगे यूट्यूब पे ये कभी आएगा लिस्ट के अंदर। इसके व्यूज कितने थे? 4.4 मिलियन। मिलियन आप देखें ना, मिलियन में क्यों है? ये सारे लोग वही हैं जो रोड मैप के थ्रू आए हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? और ये वीडियो कब अपलोड हुई थी? 16 साल पहले। इसका मतलब उसने जो 16 साल पहले इंटरनेट की डेफिनेशंस दी थी वो आज भी वैलिड है। बट ये आज तो नहीं सर्च में आएगी ना अगर मैं यूट्यूब पे जाऊंगा। बात अंडरस्टैंड की मेरी? तो ये सबसे बेस्ट। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके चैनल को सब्सक्राइब भी करो, इसकी बाकी वीडियोस भी सुनना शुरू कर दो। नो नो नो, हमारे पास टाइम नहीं। जो वीडियो उन्होंने कहा है बस वो सुनो। अब ये 5 मिनट की वीडियो में करता क्या है, लेट्स सी द डिफरेंस। चलाऊंगा नहीं, ये देखो वन बाय वन चीजें रख के आपको शो करवाता है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ यू विल सी, ये देखिए आईएसपी क्या होता है, ये सारे ग्राफिक्स की मदद से समझाता है, लेमैन लैंग्वेज। बात समझ आई कि? अब जरा आते हैं, ये देखो इस तरह समझाएगा। फिर आ जाते हैं, ये सारा कुछ हो गया, होस्टिंग पढ़ लें, एसईओ के बेसिक्स पढ़ने आपने यहाँ पे क्लिक करें। ये उन्होंने 2 कोर्सेज दिए हैं एसईओ के बेसिक्स करने के लिए, जो कि उनके नज़दीक पूरे यूट्यूब के ऊपर सबसे बेस्ट ये 2 कोर्स है। अब उन्होंने बेस्ट इसलिए चूज नहीं किया कि उस यूट्यूबर ने ये पे किया हो, इन्होंने कोर्स खुद सुना कि देखा कि इसके अंदर इतना कंटेंट है कि ये रिकमेंड किया जाए डेवलपर्स। सो हम आते हैं मुद्दे की बात। अब ये सीएसएस थी, लेआउट रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अभी मुझे यही बात कही, इधर देखें, इंट्रोडक्शन टू रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन मैंने आपको करवाया था, पोजीशन की प्रॉपर्टी और इस तरह की चीजें हमने सारी की। बट यू हैव टू गो हियर, ये फ्री कोर्स है, ये भी वैसे फ्री कोर्स है, दोनों ये किसका, लेकिन आप इस पे आ जाए, ये हुई को 4 घंटे की वीडियो रिस्पॉन्सिव डिजाइन की। और किसकी है ये? फ्री कोड कैंप के ऊपर पड़ी हुई, और कब अपलोड हुई थी? 5 साल पहले। इसका मतलब पूरी यूट्यूब से ये सबसे बेस्ट वीडियो ऑन रिस्पॉन्सिव। अब आगे तो स्काई इज द लिमिट है ना कि आप कितना टाइम देते हैं, कितना लर्न करते हैं। आप आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स पे। इन्होंने अब देखो क्लास में प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मैं कर रहा हूँ, आप देख के कर रहे होंगे ना प्रोजेक्ट, वही चीज बताने लगा। इधर देखिए, अगर मैं जावास्क्रिप्ट पे आता हूँ, ये देखिए इस पे क्लिक किया, अभी वही पढ़ रही है ना। इस पे क्लिक करने के बाद ये आर्टिकल है द मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, यानी कि वो कहता है जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए आप कोई वीडियो ना सुनो, ये आर्टिकल पढ़ लो, प्लस बिल्ड 30 प्रोजेक्ट्स इन 30 डेज ऑन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, इसमें HTML भी आ जाएगी, CSS भी, बूटस्ट्रैप भी, सारा कुछ ही आ जाएगा। लूप्स जो भी जावास्क्रिप्ट का पढ़ा है वो आपको रियल टाइम लगता हुआ नजर आएगा। लेट्स सी हाउ। ये देखिए, एक तो ये जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल आज किसी की अटेंडेंस रहती हो जिसने ना लगाई हो, सबने लगा लिया, मैनुअल और जो जिसका नाम था दोनों। अच्छा ये देखें, ये वेबसाइट है javascript.info, ठीक है। इस पे हर चीज है। द ओल्ड वार, मैंने बताया था ना वार क्यों नहीं यूज करते, वो ये यहाँ जाके लिखा हुआ है कि भाई वार क्यों। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये आपको बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट जो
जो है ना उसकी इंस्ट्रक्शन, और ये ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं है, ये ओल्ड वार वाली बात भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात। जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो भी यहाँ अवेलेबल है, जो नहीं हमने जावास्क्रिप्ट की वो भी यहाँ अवेलेबल है। बट आप आए यहाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट जावास्क्रिप्ट 30.com। अब इसमें क्या होता है, ये प्रोजेक्ट्स हैं इनके, हियर वी गो। वो कहता है भाई डे 1 के ऊपर आप ये प्रोजेक्ट बनाओ, डे 2 पे ये क्लॉक बनाओ CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ। ये एरे का यूज करके इन्होंने कार्डियो डे कोई बनाया हो, या आपने आज मॉर्निंग वॉक की, एरे तो पढ़ ली ना, बट उसकी फर्दर चीजें जो है आप यहाँ पे आएंगे आपको हर चीज मिल रही होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात। और ये प्रोजेक्ट हर डेवलपर को नहीं पता कि ये रोड मैप डॉट sh एग्जिस्ट करते हैं। अगर पता होता तो अपनी YouTube वीडियो में कहीं ना कहीं बताते हैं ना, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ये, वो कहीं ना कहीं तो उसका जिक्र करते हैं ना। तो जो चीज़ें यहाँ मैं बता रहा हूँ वो ऑलरेडी रियल है, वो सिर्फ टॉप लेवल के लोगों को पता है, तभी तो वो सारे टॉप लेवल पे हैं। अगर आपको भी पता होगी आप भी सीख के टॉप लेवल पे जाएं, आप भी सीख के वो परसेंटेज में ही आएंगे कि आपको वो चीज़ें सारी आती हैं, पता है। अब और भी नीचे देखें, कस्टम HTML वीडियो प्लेयर, HTML का यूज करके वीडियो प्ले, एक तो वीडियो का टैग है ना, वीडियो का टैग है HTML जो कि आपने पढ़ा हुआ है, बट उस वीडियो के टैग के अंदर जो इंटरफेस नजर आता है, पास करने का बटन है, चलाने का बटन है, नेक्स्ट करने का बटन, सारा कुछ आप खुद भी क्रिएट कर रहे हैं, ये देखें यहाँ, ठीक है। चलो एक प्रोजेक्ट ओपन करें, देखो इसमें से हम ओपन कर लेते हैं कोई सा भी क्लॉक ओपन कर। ये पेड है नहीं $0 है, $0 है। तो उसे आईडी भी करेगा, साइन अप करना पड़ेगा। यू विल गेट ऑल 30 days एडवांस सब्सक्रिप्शन भी फॉर नेटफ्लिक्स टाइम। आपको यहाँ पे ईमेल देना पड़ेगा, जब आप ईमेल देंगे वो आपको ईमेल सेंड करेंगे जिसके अंदर ये सारी एक्सेस होगी इसकी 30 की, लेकिन पैसे कोई नहीं लेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है साइन अप टू गेट इमीडिएट एक्सेस टू द कोर्स डैशबोर्ड, यू विल गेट 30 days एट वर्क सो यू कैन रीड वॉच लाइव, ठीक है। तो आपको इसके थ्रू जाना पड़ेगा। सर इसमें वैसे फाइल बनी आएंगी कोड की कि वीडियोस आएंगी? इस पे आपने अगर कभी कोड एकेडमी पढ़ा हो या डेटा कैम्प पे कुछ भी पढ़ा हो, साइड पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आगे आपको इंटरफेस दिया होता है जहाँ पे आप कोड लिखेंगे, ये ऐसा इंटरफेस होगा कि ये आपको इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। मोहम्मद हारिस पर भी है, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद शजीद। ये देखिए क्या समझ रहा है कि यूट्यूबर पे सबसे बेस्ट किसने जावा से पढ़ाई है। ये है कोई सुपर सिंपल डेव, चेक करें 22 घंटे का उसका कोर्स है जावास्क्रिप्ट 22 आवर्स। अब आप सर्च करेंगे तो ये बंदा मेरा ख्याल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ना ही सर्च में है हैरी और बड़े और आ रहे होंगे ऐसे ही। ये है बस मकसद इस वेबसाइट का कि ये आपको रिसोर्सेज खुद ला के देखे, आपको किसी से ना पूछने की जरूरत होती है ना कि इससे आगे क्या करो, इससे आगे क्या करो, वो जानने की जरूरत ही नहीं, यहाँ सारा रोड मैप बना हुआ। बात समझ में आई? अब आ जाए अगले टॉपिक की तरफ। जब हमारी जावास्क्रिप्ट हो जाती है, jQuery हो जाती है, फिर हम जाते हैं रिएक्ट की तरफ। एट द एंड ऑफ द डे हम किस पे वेबसाइट बना रहे हैं, रिएक्ट के ऊपर वेबसाइट बना रहे हैं। अब अगर मिसाल दूं मैं, यहाँ पे आएंगे इसको तो अब आपने सारा देख लिया, इसको छोड़ दिया। यहाँ पे वो ना एक फ्रेमवर्क पिक करने का क्या है, हम इसमें से कौन सा पिक कर रहे हैं, रिएक्ट पिक करेंगे ना पढ़ाने के। बट अगर आपको इंटरेस्ट हो, आप व्यू भी पढ़ना चाहें, एंगुलर भी पढ़ना चाहें, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन, आप यहाँ पे जाकर पढ़ लें। बट इन केस रिएक्ट पे आते हैं, मैंने जब रिएक्ट किया ना तो देखो उन्होंने एक डेडिकेटेड पूरा रोड मैप भी रिएक्ट पे बनाया। क्या रिएक्ट का पहले ये लर्न करो, फिर ये लर्न करो, फिर ये लर्न करो, फिर ये, और वो भी इसी तरह ये जैसे ये फ्रंट एंड का बनाया हुआ। अंडरस्टैंड कर? अब जरा ये एक कोर्स उन्होंने दिया है फुल रिएक्ट वेबसाइट, लेट मी चेक ये कौन सा दिया, ये भी YouTube से कोई उठा के दिया है। ये 12 वॉल्स। ये 12 वॉल्स यानी कि अब उनके नजदीक
सबसे दुनिया का बेस्ट कोर्स ये है, ये जो पढ़ा रहा है, और ये लेटेस्ट भी होगा। आप YouTube पे वैसे जाकर रिएक्ट सर्च करना, आपको रिएक्ट 16 मिलेगी, रिएक्ट 17 मिलेगी, जिसमें वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा होगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप से, इससे प्रोजेक्ट क्रिएट। अब वो नहीं चलता, अब वो खत्म होगी बात, अब उससे प्रोजेक्ट नहीं चलता, अब चलता है वाइट के थ्रू। ये हमारे पास होता है टूल वाइट। सो अगर आपने टेस्ट करना है ना कि ये प्रोजेक्ट, ये वीडियो मेरे लिए बनी है कि नहीं बनी, आप उस वीडियो में सिर्फ ये देखा करें कि उसने रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे बनाया। अगर तूने रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया बाय यूजिंग द वाइट, तो इट मींस कि वो वीडियो आपके लिए, आप उसको सुने। अगर उसने प्रोजेक्ट बनाया है क्रिएट, सर ये दोनों तरीकों से करवाता है रिएक्ट ऐप, अगर उसने इससे सिर्फ इससे करवाया है ना, तो फिर वो वीडियो आपके लिए नहीं है। आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, ये आपने सुनी नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हम करेंगे क्लास में, मतलब पढ़ रहे होंगे चीजें, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट। ये रहा, अच्छा मैं आपको ये वाली सेम कमांड दिखाना चाहता हूँ। ये इसने, ये देखें इस पे इसने किस तरह प्रोजेक्ट क्रिएट किया, क्रिएट रिएक्ट ऐप से। बट हमें क्या सर्च करना है, हमें करना है कि ये वाइट का यूज करके प्रोजेक्ट बना रहा होगा। सर ये दोनों तरह से बना के दिखा। लेट मी शो यू। फिर अगर आप यहाँ पे आते हैं, अब इसका मकसद ये नहीं है कि आप कोर्स छोड़ दें और ये पढ़ना शुरू कर दें, नो। इसका मकसद है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करें। हमने असाइनमेंट भी कर लिया है, क्लास भी ले ली है, फिर भी आपके पास टाइम है तो आप उसको यूटिलाइज करें। सो लेट्स सी। और आपका जो मैंने मीटर लेना, आपको याद है ना, एक आपका मीटर होना है, यस, वो आपका मीटर मैंने सेम इस वेबसाइट से बनाना है, यस। आपका मीटर जो होगा वो मैं वीडियो सुन के नहीं बनाऊंगा, जो इन्होंने आर्टिकल अटैच किए हैं वो आर्टिकल मैं ओपन करूंगा, स्क्रॉल करूंगा, कोई भी चीज मुझे एमसीक्यूज बनाने हैं तो आर्टिकल में स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, मैं वहां से उठाऊंगा, एमसीक्यूज बना लूंगा, मैं वहां से उठाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन बना लूंगा, इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहां से बनाऊंगा किस तरह। अब यहां पे देखो वो कौन सी रिएक्ट यूज कर रहा है, 18.2, भी ठीक है, रिएक्ट 16 को यूज नहीं ना कर रहा, 18 क्योंकि 18 के बाद जितनी भी रिएक्ट थी वो जमीन आसमान का फर्क था। 18 16 और चीज थी, 18 और चीज थी। तो अगर 16 पे कोई भी आपको वीडियो मिलती है तो आपने वो नहीं देखी, मैं आपको इसका डेमो भी दे देता हूँ। अब मैं YouTube पे आता हूँ ना, प्योर ये YouTube, मैं इस पे आके सर्च करता हूँ रिएक्ट ये फुल कोड सर्च करता हूँ, ये देखो ये आ गया कोड विद एडिट। जब कि आप सुनोगे तो ये रिएक्ट 16 पढ़ा रहा है, फिर नीचे आओ, ये आ गया एक और बंदा 4 दिन पहले अपलोड हुआ, यही नहीं है, ये नहीं है, ये कोई और। फिर ये देखें जी, ये आ गया कोई और बंदा, ये देखो ये आ गया, लेकिन यहाँ तो इसने 1 by 1 रखी है ना, बट यहाँ पे ऑफिशियली इसकी पूरी एक ही वीडियो जो है वो 3.4 पर अपलोडेड है। बात समझ आई? कोई मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर। अब एक और चीज दिखाता हूँ, अगर मैं इसके डेडिकेटेड रोड मैप पे आता हूँ ना, रिएक्ट का डेडिकेटेड रोड मैप, यार इधर देख लो, ये देखो हर चीज और CLI टूल, और वो क्या कह रहा है उसके लिए, वाइड। तो ये नहीं कि इन्होंने अपने रोड मैप अपडेटेड की हुए हैं, कोई चीज पुरानी नहीं है कि आप पुरानी चीजें सीख रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप, कह रहा बड़ा लंबा कोर्स है, बड़े दिन लग नहीं है तो वो बेचारा यहाँ पे इस तरह लिस्ट के अंदर चीजें लिखी हुई को नहीं पहचान सकेगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाई गई थी जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो भी हम वैल्यू लिख रहे होते हैं ना, ये वाले 25, उसको हम एक लेबल कर रहे होते हैं एज का, उसको हम क्या कर रहे होते हैं, एक लेबल दे रहे होते हैं एज का, ताकि वो हम कहीं कभी भी यूज कर सकें। एरे के अंदर जब हमें ये पहला एलिमेंट चाहिए तो हम कैसे कॉल करते हैं उसे, इंडेक्स नंबर से, इंडेक्स 0 लेते हैं। ऑन द अदर हैंड जब ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें इंडेक्स नंबर नहीं होता, ऑब्जेक्ट्स के अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं, यानी कि की का मतलब लेबल और वैल्यू 25, यानी कि अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट में लिखता हूँ, लेट्स सी, ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम यहाँ पे एक, मैं कहूँगा लेट
ओबीजे कह लो इसको या लेट ओ कह लें, कुछ भी कह लें आप। ये बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसिस का यूज करते हैं, ठीक है जी। कर्ली ब्रेसिस के अंदर देन हमारे पास आएगा एज कॉलन, फिर आएगा इन या प्रेजेंट, ये आ जाएगा ओके, और टाइम, बात समझ आई। डेटा मैंने सारा वही लिखा जो ऊपर एरे के अंदर, बट ये मोर मीनिंगफुल डेटा हो गया। अब यानी कि इसको कोई भी देखेगा तो उसे समझ आएगा कि एज 25 थी, क्लास में प्रेजेंट ओके था, टाइम 12 था। अंडरस्टैंड की मेरी बात। अब मुझे अगर एज चाहिए होगी तो यहाँ पे तो इंडेक्स नंबर नहीं है, मैं एज को कॉल कर रहा हूँ, और ये जो एज है प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड द कीज, इन्हें हम कहते हैं की। और की लिखने के लिए भी सारे वही रूल यूज होते हैं जो मैंने आपको वेरिएबल पढ़ाते हुए वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए बताए थे। और वो कौन कौन से रूल्स थे? कौन कौन से रूल्स थे? कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेसिस नहीं होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो यही सारे रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल आएंगे जब आप कीज लिख रहे होंगे। बट इन कीज को आपने कोटेशंस के अंदर क्लोज नहीं करना होता, इनको वैसे ही लिखना होता है जैसे वेरिएबल लिख रहे होते हैं। अंडरस्टैंड की मेरी बात? इसका मतलब है कीज हमेशा स्ट्रिंग टाइप ही होंगी, क्योंकि ये वेरिएबल है ना एक हिसाब के, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है, ये वेरिएबल है, बट है तो इंग्लिश ही ना। क्या मैं यहाँ पे की के तौर पे 12 लिख सकता हूँ? क्योंकि 12 का क्या मतलब ना, उधर देखो। क्या मैं इसकी जगह 0 लिख सकता हूँ? क्योंकि वो मीनिंगफुल नहीं है। हाँ ये तो मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इंग्लिश में लिख सकता हूँ, ठीक है, ये मीनिंगफुल है, मुझे समझ आ रही, मैंने 0 क्यों लिखा। लेकिन वो जो डिजिट वाला 0 वो नहीं लिख सकता। अच्छा, क्या मैं यहाँ फॉल्स लिख सकता हूँ? नो नो नो, क्या मतलब फॉल्स? फॉल्स ऐसा वैल्यू तो आ सकता है, फॉल्स रिजर्व वर्ड है, यस दैट्स अनदर थिंग, ये रिजर्व वर्ड है, ये इसलिए भी नहीं लिख सकता। लेकिन ये इसलिए भी नहीं लिख सकता कि ये एक पूरी डेटा टाइप है, ये जस्ट वैल्यू में आ सकती है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, मैं आके कहता हूँ इज अ लाइफ, ये ठीक है बात, मैंने ये बात लिख दी, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? तो ये इस तरह फिर हमारे पास की वैल्यू पे जाते हैं, जो आपने जेसन का सुना होगा, और लास्ट में मैंने कुकीज आपको जब पढ़ाया था वो ऐड करना, तो उसमें जेसन का ही कोड आ रहा था ना, तो वो सारा कोड की वैल्यू पेयर्स होता है। जो डेटाबेस का स्कीमा होता है, आपका स्कीमा क्या होता है? डेटाबेस का स्ट्रक्चर, वो भी सारा इसी तरह की वैल्यू पेयर्स के थ्रू ही बनाया जाता है। सो इट मीन यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप एज अ वैल्यू, but you are bound to use just variables in your key names। आप की के नेम जस्ट वेरिएबल लेंगे, और वैल्यू की तरह कोई भी डेटा लिस्ट एरे भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कलर्स, अब ओबियसली कलर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं ना, सो आई एम गोइंग टू डिक्लेयर एन एरे। मैं यहाँ पे एक कलर ये लिख देता हूँ, एक कलर बी, जो भी है वो लिख देता हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ये वैल्यू के तौर पे ये भी आ सकती है हमारे पास एरे। बात समझ आई है? अब आते हैं स्लाइड पे जरा वापस। जैसे ये देखो, यहाँ पे कुछ ये स्टैट्स हैं आपकी जो स्मार्ट वॉच होती है उसके। अब अगर आपको मैं ये शो नहीं करवाता लेवल, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, और ना ही मैं लोगो शो करवाता, आप इन वैल्यू से इमेजिन कर पाएंगे कि ये क्या क्या है? अगर इनको मैं एक ही एरे में रख देता तो आप देख नहीं सकेंगे ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है। या तो फिर मुझे ऊपर लोगो लगाना पड़ेंगे, बट इसको ज्यादा रीडेबल बनाने के लिए मुझे इसके लेबल्स लगाना पड़ेगा।
तो ये लेबल लगाने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट का यूज करना, क्योंकि एप्लीकेशंस के अंदर बहुत तरह का डेटा होता है और बहुत टाइप्स का डेटा होता है, उनको लेबल करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम वो स्ट्रक्चर डेटा बनाएं। और आपको पता है जब हम डेटाबेस बना रहे होते हैं तब भी तो हम उसको एक कॉलम नेम दे रहे होते हैं कि इसमें नेम आ जाए, सब के इसमें एज आ जाए, स्कीमा डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी की होती है वो जो हम कॉलम नेम दे रहे होते हैं, बाकी इसके अंदर सारी वैल्यूज आ रही होती है। बात अंडरस्टैंड की मेरी? सबको समझ आई है? आगे चले। ये एक वही जो डेटा में यहाँ पे शो करवाया गया है उसी को ही एक ऑब्जेक्ट बनाया गया। इस ऑब्जेक्ट को पाइथन के अंदर डिक्शनरी कहते हैं, पाइथन के अंदर डिक्शनरी कहते हैं इसको, काम यही होता है सेम जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज किया है, इट डज नॉट मैटर, आप लेट का कर लें, आप कॉन्स्ट का कर लें, सेम गोज फॉर एरे, एरे के अंदर आप लेट का यूज कर लें, कॉन्स्ट का यूज कर लें, बट एरे और ऑब्जेक्ट इसमें अगर कॉन्स्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते, चेंज ये फिर भी हो जाएगी। कॉन्स्ट सिर्फ वर्क करता है वेरिएबल्स के अंदर, कि वेरिएबल में कॉन्स्ट लिखेंगे तो फिर वो चेंज नहीं होगा, बट अगर वो कॉन्स्ट आप एरे में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो कोई इशू, वो चेंज होगा जैसे लेट के साथ होता। सो देखें टोटल स्टेप्स इतने, टोटल माइलेज, और ये दिस इज अ स्ट्रिंग टाइप, दिस इज आल्सो अ स्ट्रिंग एंड दिस इज अ फ्लोटिंग टाइप, तो हर तरह की डेटा टाइप आप जो है वो लिख रहे हैं। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमारे पास क्या यूज किया जा रहा है? कॉलन, सेमीकोलन। यार इधर भी देखो ना, बाल ही समारी जा रहे हो आप, इधर देखो कहाँ है सेमीकोलन? मेरा ख्याल है वो थोड़ा ना साइड पे बैठा हुआ है, ये वाला मेरा ख्याल है वो उठ के ना यहाँ पे आ गया। ओके यार आगे चलते हैं। ये इसका फार्मूला है कि सबसे पहले प्रॉपर्टी आएगी, फिर उसकी कोई की आएगी, फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे अभी हमने ऑब्जेक्ट का नाम ओ रखा, आप ऑब्जेक्ट का नाम प्रोफाइल रख लें, आप ऑब्जेक्ट का नाम स्मार्ट वॉच रख लें, कुछ भी रख लें, तो वो जो है प्रॉपर्टी होगी। देन उसके बाद एक की आएगी और की के साथ उसकी रेलेवेंट वैल्यू आ रही होगी। मेरा ख्याल है यही सेम तरीका CSS में भी था, ऐसे ही है ना? CSS में भी एक प्रॉपर्टी थी, एक उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती थी जिसको हम कॉल कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये एक कोई यूजर नेम है, फिर आपको बोर्ड्स मिले हैं, टेक्स्ट इसने लिखा हुआ है, तो ये जो आपके फेसबुक पे जितने कमेंट्स आ रहे होते हैं, फेसबुक पे जितने कमेंट्स रिएक्शन, आपका क्या ख्याल है वो एरे के अंदर रखे होते हैं उन्होंने? एरे में रखेंगे तो वो तो पहचानेंगे नहीं किसकी पोस्ट पे कौन से कमेंट्स थे, किसने किया था कमेंट। सो वो क्या करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट में रखें। ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? आपकी प्रोफाइल का नाम। अच्छा, उसके अंदर की क्या होगी? मैंने कमेंट किया, मेरी प्रोफाइल का नाम की आ जाएगा, और जो मैंने कमेंट किया है वो आगे वैल्यू आ जाएगी, फिर अगला बंदा कमेंट करेगा उसका नाम और आगे वैल्यू आ जाएगी। तो ये रियल टाइम इस तरह एप्लीकेशंस के अंदर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है डेटा को मीनिंगफुल बनाने, और इसे डिक्शनरी भी कहते हैं, मैंने ये बता दिया है, पाइथन के अंदर इसे डिक्शनरी भी कहा जाता है। ऑल टाइप्स वेलकम, ये बात भी हो चुकी है कि भाई इसके अंदर हर तरह की डेटा टाइप आप वेलकम करते हैं, आप उसको नोट कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें। बट ये नोट कर लें, ये सारी हमारी हमेशा वेरिएबल्स ही हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप ही, यानी कि कीज में विदाउट कोटेशन वेरिएबल्स हैं। बट यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग है, लिस्ट है, बूलियन है, तो वैल्यू में यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप इन वैल्यू। अब आ जाता है कि हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, अब उस ऑब्जेक्ट को हमें एक्सेस करना है। एक्सेस का मतलब है कॉल करना है वैल्यूज, जैसे हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हुए एरे को एक्सेस करते थे ना, एरे को इंडेक्स नंबर का यूज करके, सेम तरीका यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स नंबर से कॉल नहीं होगा, उसकी की के नेम से कॉल करेंगे यहाँ, तो भाई की का नेम दे दो, लाइक दिस। अब ये देखिए मुझे एज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा लॉग कंसोल और लॉग करवाते, मैं कहता हूँ ओ, पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 ऐसे लिखा करते थे, अब मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर
लिख दूंगा एज। अब इससे क्या होगा, ये जो एज इसके अंदर पड़ी है उसकी मुझे क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। और वो स्ट्रिंग में लिखना है। यस, इसे आपने स्ट्रिंग में लिखा। अब इसके पीछे रीजन है, बिना स्ट्रिंग के भी होता है, मैं वो भी करके दिखाता हूँ। एक मिनट, कॉपी, वो डॉट भी आएगा इसमें। मैं बताता हूँ डॉट में क्या मसला है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए, लेट मी शो यू द आउटपुट। तो हमारे पास क्या आ रहा है रिजल्ट के अंदर, 25। डॉट हम वहां पे लगाते हैं जहां पे हमारा ये जो वेरिएबल है उसके दरमियान कोई स्पेस ना आ रही हो। जैसे एज में स्पेस तो नहीं ना आ रही, इसका मतलब इसको मैं डॉट से भी कॉल है कर सकता हूं। ये लो, फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा। बट मैं कोटेशन को इसलिए प्रेफर करता हूँ जब मैं बाय डिफॉल्ट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ जब मैं बाय डिफॉल्ट एरे के अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करता आया हूँ, तो मैं यहाँ पे आगे क्यों फिर डॉट का यूज करना शुरू करूँ। यहाँ पे भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट से ही कॉल करता हूँ। फायदा इसका ये होता है अगर कोई ऐसी की है जिसके दरमियान स्पेस आ रही है, तो अगर आप डॉट के साथ कॉल करेंगे तो वो कॉल नहीं होगी। लेट्स सी हाउ। मैं अगर इज अलाइव इन दोनों के दरमियान स्पेस लगा देता हूँ, वो तो वहीं पे एरर दे वहीं पे एरर आ गया। बट लेट्स चेक, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई यहाँ इसका यहीं पे एरर है, बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही था कि इसकी स्पेस की वजह से हम कोटेशन लगाते थे। इसका मैं एक और रेफरेंस देता हूँ आपको। फ़ॉन्ट फैमिली पढ़ा है ना हमने, अब फ़ॉन्ट फैमिली की वैल्यू में भी यही था। अगर उसकी फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर मैटर करती है उसके थ्रू हो रहा है। अब एक और चीज़ देखी थी हमने एरे में, कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मैं कोई ऐसी की लिखता हूँ जो इसमें वजूद नहीं है और उसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर वो क्या करेगा, उस की को वहां पे जनरेट कर देगा। जैसे कि आपने एरे के अंदर देखा था कि अगर मैं एरे के अंदर इंडेक्स नंबर 5 कॉल कर रहा हूँ और 5 इंडेक्स वहां पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, 5 इंडेक्स को क्रिएट कर देगा, उसकी जगह पे लिख देगा। लेट्स सी हाउ। मैं यहाँ पे कहता हूँ क्लास। अब क्लास यहाँ पे एग्जिस्ट तो नहीं करता ना, मैं कहता हूँ क्लास इसकी ले लें आप yes। चेक दैट, उसने क्या किया, क्लास को जनरेट कर दिया। इट मींस कि अगर की एग्जिस्ट करती होगी तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, वो वहां पे लगा दी जाएगी। और यही सेम काम हम एरे के अंदर भी कर रहे थे। ऐसा ही है, बात समझ आई है कि नहीं आ रही? एरे के अंदर ये सब कुछ हुआ है, यहाँ पे भी ऐसे हुआ। सो लेट्स मूव। ये मैंने अभी करके दिखाया आपको, वैल्यू अपडेट करना। आप नई वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसकी भी आप तस्वीर बना लें, इसको अभी आप लिख के देख लीजिएगा कोड। लेकिन ये डॉट नोटेशन यूज कर रहे हैं, हमने कौन सी यूज की, स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करें, दैट्स द बेस्ट मेथड। अब आया यहाँ पे एक और ट्विस्ट, एरे और ऑब्जेक्ट दोनों को ही फिर यहाँ पे कंबाइन किया जा रहा है। अब एरे को ऑब्जेक्ट के साथ सिर्फ इसलिए कंबाइन कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑर्डर नहीं होता, एरे के अंदर ऑर्डर होता है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऑर्डर लाना चाह रहे हैं तो आपको एरे के अंदर उसे नेस्ट करना पड़ेगा। बात समझ आई मेरी? इधर देखिए, ये एक हमारे पास क्या है, एरे। ये यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे अब इस एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट एक एलिमेंट है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक एलिमेंट है। अच्छा, अगर मुझे ये 3 प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे आऊंगा, कैसे 3 प्रिंट होगा इसमें? सबसे पहले मैं कहूंगा शॉपिंग कार्ट, ऐसे ही है ना? फिर मैं क्या लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या दूंगा इस पे मैं,
इंडेक्स आएगा सबसे पहले इंडेक्स आएगा इसकी वजह से। ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। अभी तो बात हुई कि एरे लगाई क्यों हमने ऑर्डर के ऑर्डर के लिए। मैं यहाँ पे लगाऊंगा 1, फिर उसके बाद मुझे, अब मैं 1 के अंदर आ गया यहाँ, फिर मुझे क्या चाहिए 2 ना, फिर मुझे चाहिए क्वांटिटी, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स नंबर वर्क करता है, ऑब्जेक्ट के अंदर की वर्क करती है। तो हियर इज इंटरेस्टिंग, आप दोनों को मिला के कर सकते हैं। समझ आई कि नहीं आई? आ गया। ठीक है, तो अब क्वांटिटी को ले लो, फिर उसकी जो भी वैल्यू होगी वो मौजूद होगी, आ जाएगी। एक और चीज देखें, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स टैक्स, तो क्या होगा, वो ऐड कर वो यहाँ पे एक और एंट्री कर देगा, किसकी, सेल्स टैक्स कॉलन 20। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? लेकिन वो वहां तक पहुंचेगा कैसे, इसके इंडेक्स के थ्रू इंडेक्स के थ्रू, क्योंकि हमने उसको क्लोज किसमें किया हुआ है, एरे के अंदर। बात समझ आई है? अब यह दूसरी साइड पे देखें, यहाँ पे एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को नेस्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर एरे को नेस्ट किया जा रहा है, बट ऑब्जेक्ट के अंदर एरे जब नेस्ट होगी तो वो जस्ट वैल्यूज में ही हो सकती है, जस्ट किस में हो सकती है, की में सिर्फ आएगा वैल्यू में आएगा। की में कैसे आ सकता है, यहाँ पे ये एक की आएगी एरे की बात। हाँ बिल्कुल। अब देखो, मुझे इसमें से अगर चाहिए 8, ये चाहिए, बोलो इंडेक्स नंबर 1 मिनट में, जिससे मैं पूछूंगा उसने बोल। अभी आप सोच, मुझे आप बताएं जी, मुझे आपने बताना है, मैंने 8 को प्रिंट करना है स्क्रीन, 8 को, तो मैं कैसे आऊँ, बोले यार, आप बताओ सेंटर में नहीं, आप मैंने 8 प्रिंट करना। हाँ यार, आपको तो आपने पढ़ी हुई है जावास्क्रिप्ट पहले, थोड़ी बहुत वहीं से झूठ बोल रहा है। वहीं से पढ़ी थी वो वहीं से झूठ बोल। नहीं, आपने जो बोलना है ना, मैंने वो यहाँ लिखते जाना है, बस आपने बोलना है, समझाना नहीं। आवाज बंद कर ले यार। स्टूडेंट्स स्केयर ब्रैकेट, जीरो इंडेक्स, फिर आगे ये बंद करनी चाहिए नहीं, करनी है बंद। फिर उसके अंदर हम स्ट्रेंथ्स को कॉल करेंगे, किसके अंदर, इसके अंदर, आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ एक और स्केयर ब्रैकेट, यहाँ क्या कॉल करेंगे, क्या ये ठीक बता रहा है? नो, ये तो बड़ी गलत बात है, आपने सारे गलत कर दिए। चलो जी, अब हमें बताएं, आप बताएं यार, आता है या नहीं, जल्दी जल्दी बता दें। व्हाइट शर्ट आप बताएं। स्टूडेंट को कॉल करेंगे पहले, किया हुआ है वो देखो, और फिर स्ट्रेंथ को करेंगे। नहीं आप करेंगे नहीं, आपने यहाँ जो लिखना है वो बोलना है बस। स्टूडेंट आगे जीरो, हैं, जीरो, व्हाइट शर्ट, जिसने व्हाइट पहनी है उससे पूछना है। इसके आगे सर जी हम उसको स्केयर ब्रैकेट में। जीरो को नहीं कॉल करना, आप बताओ। सर इसको कॉल करेंगे स्टोन को कॉल नहीं करना। स्केयर ब्रैकेट में फ्रेंड। सवाल
भैया हमें पढ़ा था फिर भी आपने इधर ही आना था वो जो जिस लेवल का पढ़ाते हैं वो यूट्यूब पे बैठे ओके अब मुझे चाहिए 92 अब मैंने एक्सेस करना है 92 अब बारी है ब्लैक ड्रेस वाला हाफिज साहब आप बताएं यार ब्लैक शर्ट सिर्फ ब्लैक शर्ट या ब्लैक पैंट थी पेंट भी है सर स्टूडेंट्स लिखूंगा मैं जी स्क्वायर ब्रैकेट उसका इंडेक्स कॉल करना एग्जाम ये है पता क्या है 1 वन जी। चलो आप खामोश हो जाओ आगे कोई और बताएगा नहीं आपने ही आपसे पूछनी है यार ब्लैक शर्ट यार आवाज क्यों आ रही तुम्हारी वन आगे इसकी स्क्वायर ब्रैकेट में मिड टर्म डाल वन के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी हम मिड टर्म डालने वाले ब्लैक ड्रेस आपने ब्लैक ही पहनी कैमरामैन जी बताओ सर ये ऑब्जेक्ट प्लस अरे है यार इससे पूछो सर ठीक लिखे ठीक है आप बताएं ब्लैक ड्रेस सर वो मान लीजिएगा वो मीटर माना वन की जगह मीटर माना है आप ठीक है जैसे बाकी को इस तरह का बाकी को जिस तरह बस ये ठीक है ओके अब एक और बंदे से पूछ लेते हैं मैं कंफर्म कर लूं कि मैंने ठीक लिखा है यार ये जो सेंटर वन है ना आपने नहीं बोला ये जो सेंटर वन है ये बंदा बताए हाँ ब्लैक कैप ऐसे भी ठीक है लेकिन अगर यार ये तो मैंने ठीक लिखा नहीं कैसे है दैट्स मैं एक और तरीके से नहीं नहीं आप जैसे है नो में आंसर नहीं मैं तो वैसे ठीक है ठीक लिखा है यार आप नहीं बोलो आप नहीं बोलो इनके को भी अब मेरा पूछना डॉट के साथ कॉल करते तो चेक हो जाए चलो बात का करो इसका कोई फायदा नहीं ये बस मैंने वो one ठीक की लिखा है, है, zero लेकिन one था ना? आप बताओ जिस तरह आप इसे रोल कर रहे हैं इसके अंदर यार आप क्या पूछे नहीं मैंने आप बताइए ठीक लिखा है, ये देखो ये कह रहे हैं ठीक लिखा है। आप बताएं आपने कहना है कि आपने बिल्कुल ठीक नहीं लिखा ये स्ट्रिंग में होना चाहिए था आप कह रहे हैं ठीक लिखा है बट स्ट्रिंग में होना चाहिए था ऐसा नहीं होता ये स्ट्रिंग में ही होना चाहिए था सर इसमें एक और स्टूडेंट आएगा जी आप उनकी बात वो स्टूडेंट लिखा हुआ है वहाँ पे स्टूडेंट लिखा है भी है ओ यार यार ये एरर आएगा ना एग्जाम का स्टूडेंट मैंने ऐसे भी नहीं लिखा कोई उठाते इधर लगा देते तो खैर इसकी समझ आई है ये इंपॉर्टेंट चीज थी मैं इसलिए टाइम लगाता हूँ आपसे बातचीत करता हूँ ताकि आपको वो चीजें याद हो जाए आपको आइडिया अगर मैं पढ़ाऊंगा चला जाऊंगा तो आप वो उसका रिवाइज नहीं कर सकते लेट्स मूव फर्दर ये हमारी लास्ट स्लाइड थी अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन So here is the next topic. और आज कितनी असाइनमेंट्स मिलेगी बोला पूरी 12 असाइनमेंट्स एक दर्जन तो पहले है आपके पास पहले ही बड़ा टाइम होता है आपने क्लास का सीआर बनाना है अब आप देखना ओके यार इधर अब बात करते हैं फंक्शंस की और सबसे जावास्क्रिप्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो ये फंक्शन है सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग पढ़ने के 4 तरीके होते हैं एक होता है डेटा टाइप्स डेटा स्ट्रक्चर्स फिर उसके बाद आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देन आती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग फंक्शंस बनाए क्यों गए आपको याद है हमने प्रोग्रामिंग के अंदर एक रूल पढ़ा था
फंक्शंस बनाए ही इस रूल्स को एलिमिनेट करने के लिए, फंक्शंस बनाए ही इस रूल को एलिमिनेट करने के लिए। डोंट रिपीट योरसेल्फ, कि आपने अपना कोड जो है वो रिपीट नहीं करना, रेपिटेशन को खत्म करने के लिए, काम करने के लिए नहीं, बिल्कुल खत्म करने के लिए फंक्शन बनाएंगे। अब फंक्शन पर कैसे करते हैं? फंक्शन लगाना इसलिए भी जरूरी होता है, ये आपके कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने एक दफा कोड लिखा, अब आप काफी जगह पर उसे यूज कर सकते हैं। काम कर देते हैं। जैसे कि CSS करते हो, हमने एक जगह पे क्लास लिखा, अब वो क्लास काफी जगह पे यूज हो सकती है, तो वो रीयूजेबिलिटी है। फिर हमारे कोड का जो साइज है वो भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे? जब हम अपना कोड ही मॉड्यूलर बना दिए, ये जो मैं बात कर रहा हूं इसको कहते हैं मॉड्यूलर कोड। अगर कभी आपको कोई कंपनी में क्लाइंट वगैरह कहता है कि आप मॉड्यूलर कोडिंग करिए, इसका मतलब है कि आपने मैक्सिमम रीयूजेबिलिटी का ख्याल रखना है, कि आपके कोड के अंदर कम लाइन तो नहीं कोड की, बट उसकी रीयूजेबिलिटी बहुत ज्यादा। अब ये होता कैसे? ये 2 स्टेप प्रोसेस होगा। फंक्शन बनाना है 2 स्टेप प्रोसेस होता है। उसमें पहला स्टेप होता है फंक्शन डिफाइन करना, डिक्लेयर करना। दूसरा स्टेप होता है उसको कॉल करना या रन करना या एग्जीक्यूट करना, जो मर्जी करे। अब आप फंक्शन पहले बनाते हैं, बट उसका कोई काम नहीं होता अगर आप उसे कॉल ही नहीं करते। और अगर आप फंक्शन को पहले कॉल कर लोगे, बनाओगे बाद में, तब भी एरर आएगा कि जब एक चीज क्रिएट ही नहीं की, आप कैसे उसे कॉल कर सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है, दोनों स्टेप्स का कंप्लीट होना जरूरी होता है। सो दैट्स ये फंक्शन का सिंटैक्स है। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड यूज किया जाता है, उसके बाद फंक्शन का नेम आता है। फंक्शन का नेम सारे उन रूल्स को मद्देनजर रख के लिखा जाता है जो वेरिएबल के लिए पढ़ा है। वो सारे रूल्स को अपने मद्देनजर रखना होता है, फिर आप फंक्शन नेम जो है वो पुट कर देते हैं। और ये कौन सा केसिंग स्टाइल है? आप बताओ। व्हाइट शर्ट, हाँ जी व्हाइट शर्ट आपने पहनी है। मैंने क्या पूछा है? केसिंग स्टाइल। हाँ जी, वो उसे पूछा कहना केड़ा है। नाम नहीं आता बाकी पढ़ाई। यार आप फोकस नहीं कर रहे, आप फोकस करो। देखो ये कोर्स में आपका फायदा है, ये वो कोर्स नहीं है कि जिस दिन रिजल्ट होगा आप उसी दिन बुला लेंगे जैसे दुनिया में। तो ये भी नहीं है कि आप आके बैठे रहेंगे किसी और की सीट पे, तो हम कहेंगे चल यार कोई नहीं, बंदा तो आ रहा है रेवल नहीं यार, आपसे काम करवाना है, आपसे काम करना है। आप बताओ यार ये कौन सा केस जी? व्हाइट शर्ट वालों से पूछते हैं आपसे। देखो यार इतना का आपको नॉलेज है, फिर आप कहते हैं हम आप बताओ यार इसको हलाओ है क्या फायदा? मैंने लिख के दिखाया, जो चीज मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के देता हूँ समझे वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि मैं बोल भी रहा हूँ लिख के भी दिखा रहा हूँ। आप फंक्शन नेम पूछा आपने, केसिंग स्टाइल भाई ये किसका केसिंग स्टाइल है? ये वाला क्या कैमल के बात नहीं सी कैमल केसिंग है। फिर उसके बाद आता है पैरेंथेसिस। अच्छा पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास आर्गुमेंट्स आ रहे होते हैं, या पैरामीटर भी कह देते हैं उन्हें, या आर्गुमेंट्स भी कह देते हैं, दोनों नाम उसी के हैं, पैरामीटर भी कहते हैं आर्गुमेंट्स भी। फिर उसके बाद स्कोप ब्रैकेट आ गई, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होती है ना इसे स्कोप ब्रैकेट भी कहा जाता है। स्कोप ब्रैकेट ये स्कोप डिफाइन करती है कि कौन सी चीज कहां से कहां तक जो है वो वेरी करेगी। फिर उसके अंदर हमारा कोड आ रहा है। सो लेट्स डिफाइन अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ फंक्शन, आगे फंक्शन का नाम आएगा, मैं इस फंक्शन का नाम लिख देता हूँ ग्रीटिंग्स स्क्वायर ब्रैकेट वेलकम। ठीक है, अब आपको कहा जाता है 20 दफा वेलकम वेलकम को 20 टाइम्स।
तो एक तो तरीका आपने कल पढ़ा था कि आप आलू लगा दो, उसको जितनी मरतबा कहेंगे हम कह दें। लेकिन एक तरीका ये भी है कि आपने 5 दफ़ा उसे लिख दिया, अब मैं फंक्शन को 4 दफ़ा कॉल करूंगा तो वो कितनी दफ़ा प्रिंट हो जाएगा? 20 दफ़ा। कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ गई मेरे की। सो लेट्स सी कैसे कॉल करते हैं। मैं अब यहाँ पे आता हूँ। ये फंक्शन का पहला स्टेप मुकम्मल हुआ, जो कि था डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, डिफाइन करना। फिर आता हूँ कॉल करने। मैं यहाँ पे कॉल करूँगा विद। जब भी आप कॉल करते हैं विद पैरेंथेसिस कॉल कर रहे होते हैं, चाहे उसके अंदर कुछ लिखना है या नहीं लिखना, आपने पैरेंथेसिस लगानी ही होती है। और इसको मैं कॉपी करके 4 दफ़ा मिस कर, ये लो जी, 3 दफ़ा। अब मैं अगर आउटपुट पे आता हूँ, कितनी दफ़ा प्रिंट हो गया मेरे पास? 30 टाइम। तो 4 दफ़ा मैंने उसे कॉल किया। अब जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होगी ये चीज़ लाइन प्रिंट करने की, वहाँ वहाँ मैं ग्रीटिंग्स को प्रिंट करना चाहूँ। तो इससे क्या होगा, मुझे इतनी ज़्यादा लाइंस को बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं एक दफ़ा करूँगा और वो वर्क करती जाएगी। अब इसकी अगली फॉर्म, मैंने अभी इसे वेलकम का, अब मुझे कहा जाता है कि भाई वेलकम का आप कह रहे हो, बट यूजर का नाम जो है ना उसको आगे लिखो कि वेलकम, वेलकम तैयब या वेलकम इस तरह, ठीक, जो भी उसका नाम है वो आगे लिखो। तो यहाँ पे मुझे अब उसका नाम भी आगे पुट करना पड़ रहा है। लेट्स सी हाउ। अब जब नाम मुझे इसके आगे पुट करना है, सो नेम इज द इनपुट थिंग। इनपुट से ही लूंगा ना, प्रॉम्प्ट से ही लूंगा ना मैं वो नाम जो है, या मैं खुद से यहाँ पे लिख दूंगा, एक ही ऑप्शन होगा। बट वो कोई इंफॉर्मेशन है जो आ रही है मेरे पास, और मैंने उस इंफॉर्मेशन को इस फंक्शन के अंदर यूज करना है। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख दूंगा, उसको मैं कुछ भी कह दूंगा। मैं कह देता हूँ n, कह देता हूँ, कुछ भी कह लें हम, मैं n कह देता हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने वेलकम लिखा है, इतने सारे वेलकम हटा देता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ टेम्पलेट लीटर, और मैं कहता हूँ वेलकम। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब जब मैं ग्रीटिंग्स को कॉल करूंगा, यू विल सी वो मुझे क्या प्रॉम्प्ट कर रहा है, वो मुझे कह रहा है भाई n लिखो, कोई ना कोई इसके अंदर चीज आ रही है n नाम, इसमें हम प्रॉम्प्ट लगा रहे हैं। यानी कि इसके अंदर नहीं, इसके अंदर आप कोई ना कोई अभी फिलहाल वैल्यू वैसे लिखो, जैसे कि मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इकबाल, नहीं मुझे ना वेलकम बनाए, हम वेलकम कर देते हैं यार, ये कार्टून बड़े अल्टीमेट लाइक कमाल। मैं 3-4 दफा देख चुका हूँ वक्तन, इतने कुछ कमाल हैं, अल्टीमेट बहुत कमाल। सो मैंने ये लिख दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो दोस्तों वेलकम, पहला वेलकम, और इसमें पाकिस्तान के हालात बड़े अच्छे दिखाए। किसी ने देखी हुई है? आपने भी देखे हुए हैं? इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी मूवी। लेकिन वो आगे कंटिन्यू नहीं की उन्होंने, सीरीज अदरवाइज ये बहुत अच्छी बैन हो जाएगी, ट्रोल बड़ा हो गया। क्या ट्रोलिंग बड़ी चली गई थी दिमाग में, जो भी है। ओके